हेलो दोस्तों, जय मां भारती। आज की इस वीडियो में अपन क्लास 10th की जो चल रही थी वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, उसकी अपन ने यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम और जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी उसका पार्ट जो एग्जाम्पल होते हैं वो अपन ने कर लिए। आज अपन उसके ऊपर जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे 1.1 और उसका पार्ट फर्स्ट अपन ने पिछले वीडियो में कर लिया है। तो इसका देखते हैं पार्ट नंबर 2। एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 और उसका पार्ट 2। प्रश्न नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और उसका पार्ट 135 और 225 ये अपन ने कर लिया है, और 196 और 38,220 इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखिए पार्ट 2 है, एचसीएफ ज्ञात करना है किसका? 196 और 38,220 इससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं कि इन दोनों धनात्मक यूक्लिड विभाजन पर में दो धनात्मक पूर्णांकों पे लागू होती है। तो वो अपने देख लिया। अब ए और बी देखना है, पहले अपन को लिख देना है 196 छोटा है 38,220 से छोटा है, तो जो छोटा होगा वो तो हो जाएगा बी और जो बड़ा है वो हो जाएगा ए। और जो छोटा होता है बी वो तो होता है भाजक और ए हो जाएगा भाज्य। पिछले वीडियो में कंफ्यूजन की वजह से ये जो बी था उसको भाज्य बता दिया और ए को बी को बना दिया भाज्य और ए को बना दिया भाजक, तो कंफ्यूजन की वजह से तो उसके लिए सॉरी। तो बी तो होता है भाजक और ए होता है भाज्य, और पिछले वीडियो में अपन ने इसको बोल दिया था भाज्य और इसको बोल दिया था भाजक। तो वो करेक्शन करना है कंफ्यूजन की वजह से इसको। तो अब अपना क्या है, बी तो होगा भाजक और ए होगा भाज्य। तो जो पिछले वीडियो में भाज्य और भाजक है उसको चेंज कर देना है, यानी कि जब भाजक बोला जाए तब भाज्य मानना है और भाज्य बोला जाए तब भाजक मानना है। वहां पे हमने ए को भाजक बता दिया और बी को भाज्य बता दिया, लेकिन होता क्या है, बी तो होता है भाजक और ए होता है भाज्य। जो बड़ा होगा वो भाज्य, जो छोटा होगा वो भाजक। ये कैसे किया अपन ने? तो अपन भाग देते हैं इनका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय तो सीधी होती है, उसमें भाजक भाज्य नहीं होता। तो अपन भाग देते हैं कि जो बड़ा होता है उसमें भाग देते हैं छोटे का। अपने ऐसे लिखते हैं 38,000, जो बड़ा होगा उसको लिखते हैं 38,220, उसमें भाग देते हैं 196 का। तो ये तो होगा भाज्य और ये होगा भाजक। जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य और जिसमें भाग देते हैं वो भाजक। तो अब इसमें 196 में 38,220 का भाग देना है। तो देखिए एक बार जाएगा 196, दो बार करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो एक बार जाएगा 382 में 196 एक बार। आगे तो भाग देने की प्रक्रिया है। ये छोटा है तो भाजक का भाग देंगे, भाज्य में 38,220। तो 2 में से 6 जाएंगे नहीं, कटेंगे नहीं। तो 8 में से लिया 1, तो 12 में से 6 कटाएंगे तो कितना बचेगा 6। अब यहाँ पे बचा 7 में से 9 नहीं जाएंगे तो एक इधर से लेंगे। 17 में से 9 गए, 17 में से 9 जाएंगे तो 8। और फिर यहाँ पे बचा 2 में से 1 गया तो 1। अब 186 बचा शेषफल। अब यहाँ से 2 नीचे उतार लेंगे, 2 नीचे लिख लेंगे 2, तो यहाँ नीचे लिख लिया 2, 1862 हो गए। अब देखिए शेषफल वापस जब इससे बड़ा आ जाए भाजक से तो भाजक सेम में रहेगा। यहाँ पे वापस देखिए 196 फिर से छोटा आ गया किससे? शेषफल से 1862 से। तो वापस ये शेषफल ये भाजक ही बना रहेगा और 196 तो 196 भाजक ही बना रहेगा और ये भाज्य बना रहेगा। यदि शेषफल छोटा आ जाता इससे भाजक से तो ये तो बन जाता भाजक और ये बन जाता भाज्य। लेकिन यहाँ पे 1862 बड़ा आ गया शेषफल इससे 196 से, तो ये बना रहेगा ए और ये बन जाएगा, ये बी बना रहेगा 196 और ये बन जाएगा ए। तो 196 में वापस कितनी बार भाग जाएगा? 196 में करके देखते हैं। 196 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो 196 को 10 से गुणा करेंगे तो 1960 आएगा, 1960। 1960 1862 से ऊपर है तो अपन 9 से गुणा करते हैं, 9 से।
9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 को 6 से करेंगे 54, 54 का 4, फिर कितना आएगा ऊपर कितना बचा 5, 9 को 6 से गुणा करते हैं 54, 54 का 4 आ जाएगा, कितनी बचेगी 5, वो ऊपर लिख देंगे। 9 को 9 से करेंगे 81, 81 और 5 86, 86 का 6 ऊपर आया 8, बचा 8। अब 9 को 1 से करेंगे 9, 9 और 8, 9 और 8 17, 1764, 1764 यहाँ पे लिख देंगे 1764। माइनस करेंगे 2 में से 4 जाएगा नहीं, इधर से खास लेंगे 12, 12 में से 4 गए 8, अब 5 में से 6 नहीं जाएंगे, इधर से लेंगे 15, 15 में से 6 गए 9। अब यहाँ पे कितना बचा, क्योंकि 21 को दे दिया तो 7, 7 में से 7 गए 0, 1 में से 1 गया 0, कितना बचा 98। अब यहाँ पे देखिए 0 बचा है, 0 वापस इसके नीचे लिख लेंगे तो हो जाएगा कितना 980, 980 हो जाएगा। फिर देखिए शेषफल वापस बढ़ा आ गया, किससे भाजक से 196 छोटा है किससे 980, यानी कि जो शेषफल बचा उससे, तो ये तो ए हो जाएगा, लेकिन ये बी बना रहेगा, ये भाज्य बना रहेगा और ये भाज्य बन जाएगा। अब 980 में भाग देना 196 का, तो 196 में 9 बार दिया तो 1764 आए, तो अपन देते हैं 5 बार। यहाँ पे 1764 कितनी बार आया था 9 बार 1764। अब 5, अब 980 में कितनी बार 5 से गुणा करके देखते हैं, 5 को 6 से करेंगे 30, 30 का 0 कितना बचा 3। अब 5 और को 9 से करेंगे 45, 45 और 3 48, 48 का 8 कितना बचा 4। 5 को 1 से करेंगे 5, 5 और 4 9, 980 भाग चला गया पूरा पूरा 980। शेषफल कितना बच गया 0, और जहां पे शेषफल 0 आ जाएगा वहां पे यूक्लिड भाजन जो एल्गोरिथम है वो उसकी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और अपन वहां पे शेषफल बता सकते हैं। तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, अब अपन यहाँ पे एचसीएफ बता सकते हैं एचसीएफ कितना है। तो जिसका भाग देने पे एक शेषफल 0 आता है वो हो जाएगा, जो अब 196 दिया तब 0 आया तो 196 है, वो शेष एचसीएफ हो जाएगा 196 और 38,220 का। अतः अपन लिख देंगे अतः 196 और 38,220 का HCF कितना है 196 है, ये अपना आंसर हो जाएगा। इस लाइन के ऊपर डायरेक्ट लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं HCF फिर कोष्टक में लिख देंगे 196 38,220 38,220 बराबर कितना आया है 196। इन दोनों का मतलब एक ही है, इसका मतलब है कि 196 और 38,220 है, इसका 38,220 और 196 का HCF कितना है 196 है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए पहला पार्ट अपना हो गया। अब करते हैं दूसरा पहला पार्ट अपने पिछले वीडियो में कर लिया और अब करते हैं दूसरा पार्ट भी कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट तीसरा वीडियो आप रोक करके इसको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अब देखिए तीसरा पार्ट, पहला क्वेश्चन वही है, दो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं, निम्नलिखित संख्याएं दी गई है नीचे पार्टों में, उनका HCF ज्ञात करना है। तो इस बार पार्ट नंबर 3 है 867 और 255। पार्ट नंबर 3 867 और 255, 867 और 255 इन दोनों का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं HCF 867 255, यानी जब अपने पास HCF आ जाएगा तो अपन यहाँ पे लिख देंगे HCF 867 255 इतना है। तो करते हैं, तो पहले देखना होता है कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। यूक्लिड डिवीजन तो लागू रही क्योंकि ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है। अब 255 छोटा है किससे 867 से, तो छोटा होगा वो तो हो जाएगा B यानी कि भाजक और ये हो जाएगा A भाज्य, यानी कि अब 867 में भाग देना है भाजक 255B का।
यानी कि ए में भाग देते हैं अपन बी का, और ए क्या होता है भाज्य और ये होता है भाजक। तो अब हो जाएगा 867 में 255 का भाग देना है, 255 को गुणा करते हैं किससे, 3 से करके देखते हैं। 3 से करेंगे 5 को, 3 से करेंगे 15, 15 का 5 कितना आया, ऊपर कितना बचेगा 1। अब 5 को 3 से करेंगे 15, 15 और 1 16, 5 को ऊपर कितना बचा फिर से 1, 3 को 2 से करेंगे 6, 6 और 1 7। देखिए 765 है और ये 867 है। चलिए 4 से करके देखते हैं, 255, 255 को 4 से करेंगे ऊपर चला जाएगा, लेकिन फिर भी करके देखते हैं। 5 को 4 से करेंगे 20, कितना बचेगा 2, 5 को 4 से करेंगे 20, 20 और 2 22 का 2, फिर से ऊपर कितना बचेगा 2, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 और 2 10, 1 4 20, ये ऊपर चला गया तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 बार कितना आया 8 765। माइनस करना है, 7 में से 5 जाएंगे कितना बचा 2, 6 में से 6 0, 8 में से 7 गया 1। अब देखिए 102 यानी कि जो शेष फल आया है वो छोटा है किससे 255 से, यानी कि जो भाजक था अपना उससे छोटा आ गया शेष फल। तो अब क्या अपन लिख देंगे 255, 255 बड़ा है 102 यानी कि जो शेष फल है उससे। तो जो बड़ा होता है वो होता है ए और जो छोटा होता है वो हो जाएगा बी। अपन इसमें भाग दे लिया, तो अब शेष फल और भाजक के साथ अपन को करना है इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो अब शेष फल, अब जस्ट इससे पहले जो पार्ट किया था उसमें शेष फल बड़ा आ रहा था तो वो बन रहा था ए और भाजक ही बन रहा था बी। लेकिन अब देखिए ये जो भाजक था पहले वो तो बन गया भाज्य ए और जो शेष फल था वो बन गया भाजक। यानी कि अब इसको ऐसे करेंगे 255 ये तो हो जाएगा भाज्य, ये तो बन जाएगा ए और ये बन जाएगा बी। अब देखिए स्टेप है, ये स्टेप फर्स्ट थी अपनी, ये सेकंड। इसको करते हैं 102 का भाग देते हैं 255 में, कितने बार जाएगा 102 को गुणा करते हैं 3 से, तो 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 0 से करेंगे 0, 3 को 1 से करेंगे 3, 306। ऊपर चला गया अपने को 255 लेना है तो 2 से भाग देंगे, 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2, फिर ऊपर चला गया तो 1 की बार जाएगा, कितना आएगा सॉरी हाँ 204 और 255 चला गया 2 बार, कितना आया 204। 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 0 घटाएंगे 5, 2 में से 2 घटाएंगे 5, 2 में से 2 घटाएंगे 0। अब देखिए 51। अब यहाँ पे फिर से तीसरे स्टेप में क्या होगा 102 बड़ा होगा किससे 51 से, तो अपना जो शेष फल आया था वो छोटा हो गया और जो भाजक था वो है बड़ा। तो 102 बड़ा है 51 से, तो ये तो हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, यानी कि शेष फल आया है वो तो बन जाएगा भाजक और जो भाजक था पहले वो बन जाएगा भाज्य। तो 102 में अपन को भाग देना है किसका 51 का। तो एक बार नहीं जाएगा 2 बार करके देखते हैं। 51 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 और 5 को 2 से करेंगे 10, 102 भाग 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा, कितना आया 102। शेष फल कितना बचा 0। अब जहाँ पे शेष फल 0 बच जाए वहां पे यूक्लिड भाजन जो एल्गोरिथम की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, और जहाँ पे शेष फल 0 आएगा वहां पे अपन बता सकते हैं कि इसका HCF कितना है। तो जिसका भाग देने पे शेष फल 0 आया वो जो भाजक होता है बी वही अपना HCF होता है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे अतः 867 और 255 का HCF 51 है, HCF 51 है। अपन यहाँ पर भी ले सकते हैं कि HCF 867 255 कितना आया है 51, यानी कि जिसका भाग देने पे शेष फल 0 आया था तो वो जो भाजक होता है वो ही HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे शेष फल 0 आ गया। तो देखिए पिछले उदाहरण में शेष फल बड़ा आ रहा था किससे भाजक से, तो वो ही भाज्य बना हुआ था और भाजक सेम रहा। लेकिन यहाँ पे शेष फल छोटा आ रहा है भाजक से, तो भाजक तो बन जाएगा भाज्य और ये शेष फल जो आता है वो बन जाएगा भाजक।
तो ऐसे अपन को चेंज करते हैं, ये ध्यान रखना है बस। मेन यूक्लिड एल्गोरिथम में से यही है कि भाज्य और भाजक में जो शेषफल को भाजक कब बनाना है और भाज्य कब बनाना है, ये अपन को देखते जाना है। यदि शेषफल इससे बड़ा आ जाए भाजक से, तब तो बना वो भाज्य बना रहेगा, लेकिन यदि भाजक से छोटा आ गया तो ये तो बन जाएगा भाज्य, और ये जो अपना शेषफल आएगा वो बन जाएगा भाजक। ये अपन को ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन अपना है वो पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यानी कि दर्शाइए मतलब अपने को सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होते हैं वो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 कि धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है? 6q+1, 6q+3, 6q+5। यानी कि अपने को ये सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होते हैं, अब धनात्मक विषम पूर्णांक कौन से होते हैं? पूर्णांक तो वो होते हैं जिनमें प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। अब विषम हो गया, विषम यानी कि जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता, और धनात्मक यानी कि वे पूर्णांक प्लस में होना चाहिए। यानी कि अब पूर्णांक जो माइनस होंगे वो तो नहीं लेने, क्योंकि प्लस वाले लेने हैं। तो प्लस वाले लेने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके अपन को लेने हैं। माइनस वाले नहीं लेने क्योंकि धनात्मक लेने हैं, पूर्णांक लेने। अब विषम लेने हैं तो विषम वो होंगे, विषम संख्या वो होती है जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, और सम संख्या वो होती है जिनमें 2 का भाग पूरा चला जाए। तो 1 में 2 का भाग पूरा नहीं जाता, तो ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक तो है ही ये सारे, लेकिन अब एक धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता, तो ये हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक। अब दो में 2 का भाग पूरा जाता है, तो जिसमें 2 का भाग पूरा चला जाए वो होता है धनात्मक सम पूर्णांक। तो इसको अपन हटा लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक है। 2 अब 3 में 2 का भाग फिर से पूरा नहीं जाता है, तो 3 क्या है? धनात्मक पूर्णांक तो है, लेकिन 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है क्योंकि ये विषम है। अब 4 वापस सम पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक, तो इसको फिर से हटा देंगे। 5 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो ये फिर से धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। अब 6 में 2 का भाग जाता है, तो ये धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा। और ऐसे करके फिर कितना आएगा? 7, 9, 11, 13 ऐसे करके वे सारी संख्याएं जिनमें जो प्लस में होने चाहिए यानी कि धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, तो धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि उनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाना चाहिए। तो ये हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे आगे जो भी है 15, 17 आगे वाली सारी संख्या। तो ये होते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। अब अपन को ये सिद्ध करना है कि ये सारे जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। तो देखिए 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि q है वो कोई पूर्णांक है, यानी कि q पूर्णांक है। अब पूर्णांक का मतलब क्या है? q प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अब यहाँ पे अपन को ये सिद्ध करना है कि इसके रूप का होता है। तो इनमें हम q की वैल्यू रखते जाएंगे और अपन को देखना है कि यदि इनकी q की मान रखेंगे, q का अपन पूर्णांक अपन देखते हैं वो रखेंगे, q का मान रखेंगे। यदि ये 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से आते हैं तब तो वो धनात्मक विषम पूर्णांक है, अन्यथा नहीं है। तो अपन q का मान रखते हैं। देखिए 6q+1 है, 6q+1 इसमें अपन q का मान रखेंगे और आगे वैल्यू निकालते जाएंगे। और यहाँ पे 6q+3 और यहाँ पे 6q+5। तो इनमें अपन को q की वैल्यू रखते जाना है और देखते हैं। अब देखिए q का मान किस में रखें? प्लस वाले रखना, क्योंकि पूर्णांक है तो पूर्णांक माइनस में भी चलते हैं, -3 ऐसे अनंत तक आते हैं, -3, -2, -1 फिर 0, +1, +2, +3
ऐसे करके आगे तक चलते रहते, ये होते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं। तो अब अपन को पूर्णांक अब धनात्मक लेने हैं, धनात्मक पूर्णांक। अब आप सपोज कीजिए आपने क्यू की वैल्यू इसके अंदर 6 इंटू माइनस की रखी, जैसे क्यू का मान आपने रखा क्यू बराबर आपने रखा -2, तो क्यू का मान जैसे ही -2 रखेंगे अपन, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 इंटू -2 प्लस 12। अब यहाँ पे जैसे ही प्लस और माइनस गुणा होंगे तो वापस कितना आएगा माइनस आएगा, तो माइनस क्यों जाएंगे, माइनस क्यों होंगे 12 प्लस 1, माइनस की 12 प्लस 1। अब 12 में से 1 हटाएंगे कितना आएगा 11, लेकिन 11 किस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है। अब माइनस का आ गया, अपन को क्या चाहिए, प्लस के यानी धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। तो क्यू के मान अपन माइनस में तो नहीं रखेंगे, माइनस में जैसे रखेंगे तो वो गुणा होके इनको पूरा जो मान है वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में नहीं रखने अपन को, अपन रखेंगे प्लस वाले। तो क्यू की वैल्यू ये तो कन्फर्म हुई, क्यू का मान माइनस वाला तो नहीं रखेंगे। अब जीरो रखेंगे, देखिए 6 प्लस 1 है, इसमें अपन क्यू का मान कितना रखते हैं, 0 रख के देखते हैं। क्यू का मान रखेंगे 0, तो 6 इंटू 0 प्लस 1 कितना आएगा, 6 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 1। अब 1 क्या है, धनात्मक तो है, प्लस में वो धनात्मक है। अब विषम भी है पूर्णांक है कि ये 1 इसमें आ गया तो ये है धनात्मक विषम पूर्णांक, 0 रखने पे हो गया। अब इसमें रखेंगे क्यू बराबर 6 इंटू 0 प्लस 3, तो कितना आएगा 3। अब 3 भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पे 6 इंटू 0 प्लस 5, तो ये तो जाएगा 0 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, तो 5 भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो 0 रखने पे धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहा है। अब अपन क्यू बराबर कितना रखेंगे 1, क्यू बराबर अपन ने लिखा 1 इस वैल्यू में, इसमें क्यू बराबर इन सब में 1 रखते हैं, तो 6 इंटू क्यू का मान कितना रखा 1, फिर प्लस 1, क्यू का मान 1 रखा प्लस 1, तो 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 7। ये देखिए 7 क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब इसमें देखिए 6 इंटू 1 यानी क्यू का मान अपने यहाँ पे कितना रखा 1, तो प्लस यहाँ पे कितना है 3, क्यू का मान 1 पहले 0 रखा तो कितना है 3, अब 1 रख रहे हैं तो 1 रखने कितना आएगा 6 में 3 जोड़ेंगे 6 और 3 कितने होंगे 9 क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि 9 में 2 का भाग पूरा नहीं जाता। अब 6 इंटू 1 प्लस 5 कितना आएगा, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 और 5 कितने होंगे 11, तो ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब अपन क्यू बराबर कितना रखेंगे, क्यू बराबर रखेंगे अपन 2, क्यू बराबर 2 रखेंगे कितना आएगा 6 इंटू 2 प्लस 1, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 और 1 जुड़ जाएगा कितना होगा 13। अब 13 क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब 6 इंटू 2, क्यू बराबर इस बार अपने को 2 रखना है, तो 6 को 2 से गुणा करेंगे क्यू, 6 इंटू क्यू यही तो है 6 इंटू क्यू, ये क्यू इस 6 के गुणा में ही तो है, तो क्यू का मान अपने 2 रखा और प्लस यहाँ पे कितना है 3 है, तो 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15 क्या है धनात्मक पूर्णांक तो है, क्योंकि ये प्लस में धनात्मक पूर्णांक भी है। अब विषम है क्योंकि 2 का भाग पूरा नहीं जाता, तो 15 भी क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। 6 इंटू 2 प्लस 5, अब 12 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 17, अब 17 भी क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस प्रकार अपन क्यू के जितने भी मान रखेंगे यहाँ पे, इसमें प्लस में 0 से लेके क्योंकि माइनस के रखेंगे तो ये पूरा मान ही माइनस में हो जाएगा, लेकिन अपन को क्या धनात्मक पूर्णांक लेने, धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो क्यू का मान भी अपन को प्लस में इसमें लेना है, प्लस में लेंगे तभी ये प्लस और प्लस गुणा होकर प्लस में रिजल्ट आएगा वापस। यदि क्यू का मान माइनस में रख देंगे तो ये माइनस में आएंगे, लेकिन अपन को धनात्मक यानी कि प्लस में लेने, धनात्मक विषम पूर्णांक बताने, तो क्यू का मान प्लस में रखेंगे तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए क्यू का अपन जैसे कोई भी मान रखते हैं, क्यू बराबर 0 1 2 3 4 5 आप कुछ भी रख के देख लीजिए। जैसे क्यू बराबर अपन ने लिखा 50, क्यू का मान अपन ने 50, क्यू बराबर रखा 50, तो अब कितना आएगा 6 इंटू क्यू बराबर कितना है 50 प्लस 1, अब 50 को 6 से गुणा करो, 50 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 300, 50 को 6 से गुणा करेंगे 300 प्लस 1 कितना हो जाएगा 301। अब 301 धनात्मक पूर्णांक तो है,
लेकिन सम है या विषम, तो 301 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो 301 क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। अब यहाँ पे 50 रख के देखो तो 300 आएगा। अब 300 क्योंकि 6 इंटू 50, 6 इंटू 50 प्लस 3, तो 6 इंटू 50 कितने, 300, 300 में 3 जोड़ेगी कितना हो जाएगा, 303। अब 303 क्या है, धनात्मक पूर्णांक तो है, साथ में विषम भी है, धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। अब 6 इंटू 50 प्लस 5, अब 6 इंटू 50 कितने में, 300। अब 300 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 305। अब 305 भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी कि क्योंकि आप प्लस में यानी कि 0 1 2 3 4 ऐसे करके आगे तक कितने भी मान रख लो, क्योंकि जो ये जो वैल्यू है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ये सारे धनात्मक विषम पूर्णांक में आएंगे। इसलिए अपन कह सकते हैं अतः ये जो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 है, इनको अपन धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। और प्रश्न में यही तो पूछा था, क्या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो अपन ये करके देखा है कि हाँ भाई इनमें क्यू का मान अपन 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके रखते हैं, तो अपने पास जो भी मान आता है वो धनात्मक विषम पूर्णांक आता है। अतः अपन धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। क्यू का मान अपन ने माइनस में क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे यदि 6 क्यू माइनस और प्लस गुणा होकर वापस माइनस में आ जाएगा तो ऋणात्मक पूर्णांक आ जाएंगे, लेकिन अपन को धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। पहली बात तो ये धनात्मक लेने, इसलिए अपन ने क्यू का मान किसमें लिया, प्लस में। धनात्मक पूर्णांक लेने के लिए क्यू का मान प्लस में लिया। जब धनात्मक पूर्णांक पूछे तब तो क्यू का मान प्लस में लेना है, और ऋणात्मक पूर्णांक पूछे तब क्यू का मान माइनस में लिखना है। वो क्वेश्चन के अनुसार अपन रख लेंगे। तो धनात्मक विषम पूर्णांक है कि क्यू का मान अपन यहाँ पे प्लस में रखा, जितने भी मान रखे तो सब में इन सब रूपों में अपने जैसे क्यू का मान रखा तो सारे धनात्मक विषम पूर्णांक अपन को आ रहे हैं। क्यू का कोई भी मान रख लो 0 से लेके 1 2 3 4 आगे तक, तो वो धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इसलिए अपना क्वेश्चन सीधा अपन लिख देंगे, अतः 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 तथा 6 क्यू प्लस 5 को धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 अपना है, क्वेश्चन नंबर 3 कि कोई परेड चल रही है, उस परेड में 616 सदस्यों की एक आर्मी की सेना है। 616 सदस्य, एक आर्मी की टुकड़ी कितनी है, 616 सदस्य की। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोई परेड चल रही है, उस परेड में आर्मी की जो एक टुकड़ी है उसमें 616 बंदे हैं, 616 आर्मी के नौजवान हैं। अगला आगे, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि 616 जो सदस्य हैं उनको परेड करना है, किसके पीछे, 32 बैंड बजाने वाले नौजवान और है, उनको मार्च करना है 616 सदस्यों के 616 सदस्यों को 32 बैंड बजाने वाले नौजवान और हैं। अब 32 वो टुकड़ी कितनी है बैंड बजाने वालों की, 32 सदस्य। ये तो सेना है आर्मी, और ये है बैंड वाले सेना, और ये इसमें कितने 32 सदस्य बैंड वाले बैंड में। तो ये तो 616 सदस्यों की जो आर्मी है उसको परेड करना है, किसके पीछे, 32 सदस्य वाली जो आर्मी है बैंड वाली, उसके पीछे इनको परेड करना है। तो अपन को ये बताना है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभ यानी स्तंभ वो होते हैं जिन पंक्तियां तो ऐसे होती है और स्तंभ होता है सीधा, यानी कि ये तो इस तरह होता है, वो तो होता है स्तंभ, और ये होती है पंक्तियां ऐसे, तो ये हो जाएंगे स्तंभ। तो इस प्रकार कैसे चले स्तंभ में कि इन दोनों की जो स्तंभों की संख्या है समान रहे। दोनों जो ये आर्मी की जो टुकड़ी है उन अधिकतम संख्या अपन को निकालनी है। अधिकतम संख्या इन दोनों की, कितने अधिकतम स्तंभ बन सकते हैं इन दोनों में, जिन और हर स्तंभ में जो सदस्य है आर्मी के नौजवान है वो उनकी संख्या समान होनी चाहिए। तो ये अपन को देखना है। अब अपन को स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है।
स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या याद करनी है कि अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है। अब अधिकतम संख्या निकालने के लिए, अधिकतम वैल्यू निकालने के लिए अपन को 616 और 32 का एचसीएफ निकालना होगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी अपन को, तो 616 और 32 का ये अधिकतम अधिकतम का मान आए तब अपन को अधिकतम नाम देखने, अपन को 616 स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए अपन को 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है। 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड भाजन प्रमेय से अपन यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम से इसका इन दोनों का एचसीएफ निकाल सकते हैं। दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 616 बड़ा है किससे, 32 से। तो जो बड़ा होता है वो तो बन जाएगा ए और ये बन जाएगा बी। भाग करके देखते हैं, ये अपना स्टेप फर्स्ट हो जाएगा। करेंगे भाग करके देखते हैं अपन 616 में भाग देंगे किसका, 32 का। तो ये तो बन जाएगा बी, तो हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भाज्य। अब 32 में भाग देना 616 का। देखिए 32 को गुणा करते हैं किससे, 10 से गुणा करेंगे तो ऐसे कर लो। 32 को यहाँ पे दो संख्या ले लेते हैं, तो 32 को 2 से करेंगे 64 आएगा, एक बार जाएगा। कितना आएगा, 32 ही एक बार करेंगे तो 32। अब एक में से 2 जाएगा नहीं, इससे लेंगे 11, 11 में से 2 गए 9। अब 6 यहाँ पे नहीं, 5 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 2, कितना बचा 29 और यहाँ पे लिख लेंगे अपन 6, 296 बचे हैं। अब 296 क्या है, 32 से बड़ा है भाजक से। तो अपन यहाँ पे स्टेप 2 है उसमें लिख देंगे 296 की जो शेष फल आया है वो बड़ा है किससे, भाजक से, 32 से। तो ये तो बी बना रहेगा और ये बन जाएगा ए इस बार अपना चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा और ये भाजक ही बना रहेगा 296, क्योंकि क्योंकि 296 बड़ा है किससे, 32 से। तो जो बड़ा होता है वो ये भाज्य बन जाएगा और ये बन जाएगा भाजक। अब 32 का भाग देना इसमें, तो ये 32 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 32 को अपन गुणा करते हैं 9 से, क्योंकि 10 से करेंगे कितना आएगा 320। तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से करेंगे, 9 को 2 से करेंगे 18, 18 का 8 कितना बचा 1, 9 को 3 से करेंगे 27, 27 और 1 28, 28 298 आ गए। क्योंकि अपने को कितना चाहिए 296, तो कितने 8 से ही होगा, 8 से करेंगे, 8 से करेंगे कितना आएगा, 8 को 2 से करेंगे 16, 16 का 6 कितना बचा 1, 8 को 3 से करेंगे 24, 24 और 1 25, 256 आया। बार कितनी बार गया है, 8 बार, 256। अब देखिए 6 में से 6 गया 0, 5 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 40, सॉरी 4, तो कितना, और 2 में से 2 जाएंगे 0, कितना बचा, शेष फल कितना बचा 40। अब 40 क्या है, ये शेष फल है वो फिर से 32 से बड़ा आ गया। स्टेप नंबर अपना थर्ड फिर से करेंगे कि ये जो भाजक 32 है उससे शेष फल जो आया फिर से बड़ा आया है। तो बड़ा आया है तो अब अपन क्या लिखेंगे,
तो अब देखिए 40 फिर से जो शेषफल है वो फिर से बड़ा आ गया किससे, 32 से। लिख देंगे जो शेषफल है वो बड़ा है किससे, 32 से। तो ये तब बना रहेगा बी और ये बन जाएगा ए, भाज्य 40 बन जाएगा। तो 32 में फिर से अपन को 40 का भाग देना है। अपन देखिए साथ साथ में ऐसे भी लिख सकते हैं। यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम ये है कि भाज्य यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे आर क्या होता है, 0 के तो बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है। क्यू क्या होता है यहाँ पे भागफल, और ये ए क्या होता है भाज्य, बी होता है, बी अपने को पता ही होता है। तो यहाँ पे देखिए ए कितना है 616 आया है ना, 616 आया है। तो 616 को अपन कैसे लिख सकते हैं कि ये ए लिख दिया बराबर बी कितना है अपने पास, बी है 32 इंटू क्यू अपने पास कितना आया 32 में 616 का भाग दिया तो अभी तक कितना आ रहा है 18 आ रहा है, 18 आया। और प्लस शेषफल कितना बचा हुआ है 40। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम से कि 32 को 18 से गुणा करके उसमें 40 जोड़ेंगे। ये यूक्लिड भाजन प्रमेय है। यूक्लिड भाजन प्रमेय क्या होती है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस उसमें जो शेषफल जोड़ते हैं तो अपन को वापस से भाज्य प्राप्त हो जाएगा। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, यानी कि ये है भाजक, तो ये है भाजक और ये भाज्य। तो भाज्य बराबर है कि 616 बराबर होगा किसके, भाजक कितना है 32 को गुणा करेंगे किसके भागफल से, ये है भागफल 18, यानी कि 32 को गुणा करेंगे भागफल 18 से और उसमें जो शेष बचा हुआ है वो जोड़ देंगे। तो अपने पास जो भाज्य है 616 वो आ जाएगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। रियल में आपकी बुक में तो यही तरीका दिया हुआ है यूक्लिड भाजन प्रमेय से। पहले लिखते हैं 616 बड़ा है इससे, फिर ए और बी भी नहीं लिखते, फिर ऐसे लिखते हैं 616 को ऐसे भी लिख सकते हैं 32 इंटू 18 प्लस 40। लेकिन आपको ऐसे लिखने के लिए पहले भाग तो देना पड़ेगा, और भाग देंगे तो इसलिए ये दो तरीके हो गए। एक तो आप डायरेक्ट ऐसे ही कर दो, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, या फिर आप ऐसे लिखो 616 बड़ा है 32 से, फिर आप भाग दे के देखो, रब कार्य करके देखो भाग में, और फिर आप वापस यहाँ इसलिए लिखो कि यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम ये है। यहाँ पे 40 क्या है 32 से अब देखिए 40 किससे 32 से बड़ा आ गया 40, ये स्टेप हो जाएगी थर्ड कि 32 से बड़ा आ गया 40, तो ये तो हो जाएगा ए, जो बड़ा होता है वो ए और जो छोटा होगा वो बी, यानी कि 32 फिर से भाज्य की बना रहेगा। तो अब 32 में 40 का भाग कितनी बार जाएगा, ए की बार जाएगा 185, कितना आया 32। अब कितना बचा 8, क्योंकि 10 0 में से 2 जाएगा नहीं, 10 चलेगा 10 में से 8 2 गया, कितना बचा 8, 3 में से 3 जाएगा 0। अब शेष वाला बचा है 8। अब देखिए अब इस बार 8 है, वो शेषफल जो आया है वो किससे भाजक से छोटा आ गया। तो अपन अब लिखेंगे कि जो 32 है वो बड़ा है किससे 8 से। तो इस बार जो अपना भाजक था वो तो बन जाएगा भाज्य यानी कि ए, और जो शेषफल है वो बन जाएगा बी। तो अब 8 में भाग देंगे अपन किसका 32 का, तो कितनी बार जाएगा 8 में भाग 8 का भाग 32 में 4 बार जाएगा पूरा, तो कितना आ जाएगा शेषफल 0। और जहां पे शेषफल 0 आए वहां पे अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में वो उसकी जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। तो 8 अब जिस
जिसका भाग देने पे शेषफल 0 आया वो हो जाएगा HCF, यानी कि भाग देने पे शेषफल 0 आया तो वहां पे भाजक क्या था, भाजक कितना है 8, तो वो 8 है, वो हो जाएगा HCF। तो अपन लिख देंगे अतः जो इन दोनों सेनाओं में स्तंभों की संख्या है वो अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। 8 संख्या होने पे उनमें सदस्य सेम सेम रहेंगे, 8 8 स्तंभ होने चाहिए। अब देखिए 8 सदस्य होने चाहिए और 8 ही अधिकतम स्तंभ हो सकते, अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 है। अतः अपन लिख देंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, ये अपना आंसर हो जाएगा। कितनी होगी अपनी अधिकतम संख्या 8। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्वेश्चन वापस देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। नीचे देखिए संकेत भी दिया गया अपनी बुक में, देखिए कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, नीचे संकेत दिया हुआ है उसी क्वेश्चन के नीचे, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए नीचे संकेत दिया गया है कि वो धनात्मक कोई भी धनात्मक पूर्णांक है वो x है। संकेत में दिया गया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो अपन मान लेते हैं माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 4, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। देखिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तब यह 3q प्लस 1 तथा 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो धनात्मक पूर्णांक x मानना है उस x को अपन ऐसे ले सकते हैं, वो x बराबर 3q प्लस 1 और x बराबर 3q प्लस 2, आप ऐसे लिख सकते हो। ये संकेत दे रखा है क्वेश्चन के नीचे। अब ये बोल रहा है कि इन सब का वर्ग करके दर्शाओ, इन सब का अपन को वर्ग करके बताना है कि इनको अपन 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो पहले देखिए x बराबर 3q का वर्ग करते हैं, इसका x बराबर 3q का दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करना है, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये तो हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर, और ये तो x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q का ये के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 9 स्क्वायर। अब देखिए इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3q का स्क्वायर। ये देखिए अब वापस या 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9q का स्क्वायर, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देखिए 3q स्क्वायर है, 3q स्क्वायर को अपन m मान लेंगे m, तो अब देखिए x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m। ये जो वैल्यू है कोष्टक वाली 3q स्क्वायर, इसको अपन ने m मान लिया। अब m क्यों उसमें बोल रखा है m कोई पूर्णांक है। अब देखिए 3q स्क्वायर है, 3q का मान अपन जो भी रखेंगे तो m का मान अपने को पूर्णांक ही मिलेगा। q का मान जैसे अपने लिखा 3 इंटू q का मान अपने 1 रखा था तो 3q स्क्वायर, अब q का मान 1 रहेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 3 इंटू 1 कितना है 3। अब 3 क्या है, कोई भी पूर्णांक है। अब देखिए 2 रख के देखेंगे q का मान, तो 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 भी कोई पूर्णांक है। ये अपन ने चूस में बोला है कि m कोई भी पूर्णांक है, तो अपन ने 3q स्क्वायर को m मान लिया। अब 3q की जो भी वैल्यू रखते हैं उसमें पूर्णांक आता है, तो m कोई भी पूर्णांक है। अपन लिख देंगे यहाँ m पूर्णांक है। अब देखिए
ये इसका स्क्वायर करके अपन ने 3m लिया, यानी कि 3m प्लस आता है, इसका वर्ग करने पे 3m आ गया। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का उसका वर्ग करने पे उसको 3m प्लस m के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन ने इसका वर्ग किया तो 3m आया। अब देखिए 3q प्लस, आप देखिए x बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग करते हैं, x बराबर 3q प्लस 1, इसका दोनों तरफ वर्ग करने पर x का स्क्वायर बराबर अब 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी वाली सर्वसम निकाल दी, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस सर्वसम निकाय को इसके ऊपर लागू कर देंगे। यहाँ पे a कितना है 3q और b कितना है 1, तो x स्क्वायर a का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 3q और b कितना है, b है 1। इसको अपन को हल करना है। तो x का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 6q, 3 को 2 से करेंगे 2, 3 दूनी 6, 6 को 1 से करेंगे तो 6q, ये हो जाएगा 6q। अब देखिए एक्स स्क्वायर 9q और 6q, इसमें से अपन 3q कॉमन ले सकते हैं, कितना 3q, एक तो देखिए इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा और एक आ जाएगा q, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3q। देखिए वापस गुणा होगी, 3 को 3 से करेंगे 9 और q को q से गुणा करेंगे स्क्वायर, 9q का स्क्वायर, ये देखिए वापस आ गया। अब प्लस, अब यहाँ पे 3q कॉमन आ गया तो q को नहीं बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब 3 को 2 से करेंगे 6 और q 6q आ गया प्लस 1। इन दोनों में से अपन ने 3q कॉमन ले लिया। अब x स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसको वापस m मान लो, माना 3q प्लस 2 बराबर m। अब m कोई भी पूर्णांक है, यहाँ पे m कोई भी क्या हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक। क्योंकि अपन q का जो भी मान रखेंगे तो अपने पास देखिए 1 रखा, तो 3 इंटू 1 3, 2 प्लस 2 तो 5 कोई भी पूर्णांक है, 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 8 भी कोई पूर्णांक है, तो इसको अपन ने m मान लिया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3 तो यहाँ पे अपन को 3 कॉमन लेना है, न कि q, तो ये सेम रह जाएगा, अपन को 3 ही कॉमन लेना है। अब यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q है, ये हो जाएगा m। अब q की जो भी अपन वैल्यू रखेंगे पूर्णांक आएगा, यहाँ पे मान लो 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, तो 3 इंटू 1 2 इंटू 1 2, तो 3 और 2 5, तो इनका मान पूर्णांक ही आएगा। तो यहाँ पे इसको अपने कितना मान लिया m, तो 3m। अब यहाँ पे आगे कितना प्लस 1, इसलिए देखिए अपन को ये सिद्ध करना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग करने पर अपने उसका जो रूप है वो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये अपन को सिद्ध करना था, तो ये अपन ने सिद्ध कर दिया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग करने पर तो उसका जो वर्ग है वो 3m प्लस 1 के रूप का आता है, जहां पर m कोई भी पूर्णांक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दो बार गुणा और क्यूब यानी 3 बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए क्वेश्चन जो अपना इससे जो पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, उसमें सेम वही है धनात्मक पूर्णांक, तो उसमें हम को वर्ग करना था, वर्ग करके 3m प्लस 1 के रूप का दर्शाना था। और इसमें घन करके यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका घन करके अपन को सिद्ध करना है कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए उस क्वेश्चन में अपने को जो संकेत दिया हुआ था कि मान लीजिए वो धनात्मक पूर्णांक x है, तो उसी प्रकार उसमें जो अपने को संकेत दिया हुआ था कि वो 3q प्लस 1 तथा 3q प्लस 2 के रूप का होगा। तो
सेम वही प्रोसेस है, उसमें वर्ग किया था और इसमें घन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें अपने को दे रखा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है वो उसका घन, कोई भी धनात्मक पूर्णांक अपन मान लीजिए, मानना उसमें तो क्वेश्चन जो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 उसमें अपने को संकेत दे रखा था कि वो धनात्मक पूर्णांक x है। तो अपन x भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं। तो अपन मान लीजिए मानना वह धनात्मक पूर्णांक a है, और उस संकेत के हिसाब से जो a है वो किसके हिसाब से, वो a किसके बराबर हो सकते, a को अपने ऐसे लिख सकते हैं 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, इस रूप में अपन लिख सकते हैं। उसमें अपन ने x संकेत दे रखा था क्वेश्चन नंबर 4 में कि जो x है धनात्मक पूर्णांक, उसको अपन 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं और उसका वर्ग करना था। और यहाँ पे अपन ने x के स्थान पे कितना a मान लिया कि मानना हुआ धनात्मक पूर्णांक a है, तब a किसके रूप में हो सकता है, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में हो सकता है। बस उसमें अपन को वर्ग करना था और इसमें अपन को घन करना है। तो यहाँ पे देखिए अपनी जो यूक्लिड भाजन प्रमेय का है वो क्या होती है, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे अब देखिए यदि अपन a बराबर 3q लेते हैं, ये अपनी होती है यूक्लिड भाजन प्रमेय। और यहाँ पे जो r की वैल्यू होती है वो 0 से तो बड़ी होती है और बराबर होती है और b से छोटी होती है। अब देखिए अपन इसमें 3q प्लस 1 3q प्लस 3, इसमें 3 स्टेप है। तो अपन स्टेप नंबर फर्स्ट करते हैं, a बराबर 3q लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, पहले पद में अपन क्या करेंगे कि a बराबर कितना लेंगे, 3q, a बराबर 3q। तो अब दोनों तरफ घन कर देंगे। तो दोनों तरफ घन करने पर तो कितना आएगा, देखिए a का घन बराबर 3q का घन। अब देखिए a का घन बराबर 3 का घन कितना हो जाएगा, 27। और घन का मतलब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 3 का घन कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 यानी कि 27। तो ये होता है, तो 3 का घन 27 और q का घन q। अब देखिए 27 को अपन कैसे लिख सकते हैं कि a का घन, ये तो सेम 27 को अपन लिख सकते हैं 9 गुणा 9q का घन। अब देखिए इसमें कोई फर्क नहीं है, 9 गुणा 3q का घन। अब देखिए 9 को 3 से करेंगे 27 और ये q का घन, तो वापस सेम हो गया। तो 9 3 का घन, यहाँ पे अपन 9 इंटू 3 ले सकते हैं 27 को। तो अब देखिए यहाँ पे 3q का घन, इसको अपन m मान लेते हैं। और जहां m क्या हो जाएगा अपना, कोई भी पूर्णांक है, क्वेश्चन में दे रखा है m कोई भी पूर्णांक है। तो जहां m मान लेंगे और जहां क्या हो जाएगा m कोई पूर्णांक है। तो आप देखिए जो 3q का घन है उसकी वैल्यू रख देंगे इसमें। तो a का घन बराबर हो जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा m, इस पे आ जाएगा m, तो 9m। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर 3q, इसका जब अपन घन करते हैं तो उसका रूप कितना होता है, 9m के रूप का होता है। तो ये अपना हो गया फर्स्ट। अब यही उसने पूछा है कि जो वो धनात्मक पूर्णांक वो अपने a मानना है, तो उसका घन करने पर उनका जो रूप है वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए ये अपना स्टेप फर्स्ट हुआ, a बराबर 3q। अब स्टेप सेकंड, a बराबर 3q प्लस 1, ये करते हैं। तो स्टेप सेकंड, दूसरा पद अपन क्या लिखेंगे,
अपन a बराबर अब की बार करेंगे a बराबर 3q प्लस 1। तो देखिए आप दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो देखिए क्या आएगा, a का घन बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का घन। तो 3q प्लस 1 इसका ब्रैकेट के ऊपर लग जाएगा घन। तो a का घन बराबर 3q प्लस 1 और इसका होल घन ब्रैकेट में घन। तो आप देखिए ये अपने सरस्वती का पढ़ी थी 9th में, अपन जानते हैं क्या कि a का घन प्लस b का घन, सॉरी अपन जानते हैं a प्लस b का जो होल पावर क्यूब होती है वो किसके बराबर होती है, a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab और कोष्टक में रहेगा a प्लस b, इसके रूप में होती है a प्लस b का होल क्यूब, यानी कि a प्लस b का घन। इसकी जो सर्वसमीकरण होती है वो ये होती है a का घन a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab प्लस और जो सॉरी कोष्टक में इंटू में रहेगा a प्लस b। तो a प्लस b का होल ये जो घन है ये इसके जैसा ही है। यहाँ पे a कितना है 3q और b कितना है 1। तो ये जो वैल्यू है ये इस सर्वसमीकरण में रखते हैं। तो क्या आएगा, a का घन बराबर a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3q का घन प्लस b कितना है 1, तो 1 का घन प्लस 3 इंटू a कितना है 3q, फिर इंटू b यानी कि गुणा b कितना है 1 और फिर कोष्टक में ब्रैकेट में कितना है a प्लस b यानी कि 3q प्लस b कितना है 1। तो ये हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं। तो a का घन बराबर 9 का क्यूब, 9 का घन कितना आएगा 27 q का घन प्लस, अब q के ऊपर तो घन आ जाएगा। अब 1 का घन कितना होता है 1 प्लस, अब 3 और 3 गुणा होकर कितने हो जाएंगे 9q और 1 से गुणा ये तो 9 ही हो जाएगा। 3 को 3 से करेंगे तो 9 और 9 को 1 से q से करेंगे 9q और इंटू 1 यानी कि 9q। तो ये तो हो जाएगा 9q और अंदर कितना बचेगा 3q प्लस 1। अब देखिए इस पूरे में से, इसमें से यानी कि 27q का घन 9q और अब देखिए इनमें से ये पूरा एक पद है, ये जो पूरा एक है, तो 9q और 27q की घन, इसमें से 9 बाहर निकाल लेंगे तो a का घन बराबर 9 बाहर निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3q का घन। अब इसको एक बार छोड़ दिए, यहाँ क्योंकि इसमें और इसमें से अपने कॉमन लिया है तो यहाँ पे ये 9 बाहर चला गया तो अंदर कितना बचेगा q। अब q और ब्रैकेट में कितना है 3q प्लस 1 ये बचा और ये अंदर बड़ा ब्रैकेट। तो देखिए इसमें से और इसमें से अपन ने 9 बाहर निकाला है तो यहाँ पे बचेगा 3q का घन, फिर एक में से अपने कॉमन नहीं लिया तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 अपना बच गया तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अपने कॉमन किस में से लिया 27q का घन और 9q और ब्रैकेट में 3q प्लस 1, इनमें से कॉमन लिया है 9 तो यहाँ बचेगा 3। वापस करके देखिए 27q, 9 को 3 से करेंगे तो 27q का घन, फिर 9 को 2 से करेंगे तो 9q और 3q प्लस 1 सेम आना। जो अपन परिवर्तन करते हैं उससे वापस जो ऊपर वाली स्टेप है वो आनी चाहिए। तो आप देखिए a का घन बराबर, अब जो ये स्टेप है अपनी 3q का घन प्लस q 3, अब देखिए जो q है इसको अंदर गुणा कर दो तो कितना है 9, ये तो बाहर है 3q का घन प्लस q को इससे गुणा करेंगे तो q 3q का स्क्वायर और प्लस q को इससे करेंगे तो q और प्लस 1।
अब देखिए यहाँ पे जो 3q का घन प्लस 3q का स्क्वायर और q, इसको अपन मान लेंगे m, और m क्या है, m पूर्णांक है। ये अपन ने उसने बोला है कि m पूर्णांक है। तो अब देखिए a का घन बराबर कितना आएगा, इसको पूरे 9 और इस पूरे को अपने क्या मान लिया m, और प्लस कितना बचा 1। तो देखिए a बराबर 3q प्लस 1 ले लिया अपन ने, a बराबर 3q प्लस 1, इसका अपन ने दोनों तरफ घन किया। घन करने पर a प्लस बी का होल क्यूब, जो सर्वसमीका होती है वो लगाई, और उसके बाद में आगे हल किया इसको। तो नीचे कितना है, a का घन 9 प्लस 1, 9m प्लस 1 के रूप का होता है, यानी कि ये भी a बराबर 3q प्लस 1, ये 9m प्लस 1 के रूप का होता है, और a बराबर 3q 9m के रूप का होता है। अब देखिए अपना अगला क्या बचा, a बराबर 3q प्लस 2, a बराबर बचा है 3q प्लस 2। तो स्टेप 3, स्टेप थर्ड, a बराबर अब की बार अपने कितना लिया 3q प्लस 2। अब दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर तो देखिए a का घन बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का घन। अब यहाँ पे वापस ये सर्वसमीका लग जाएगी जस्ट पिछले वाली, a प्लस बी का क्यूब, ये क्या किसके बराबर होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और कोष्टक में a प्लस बी, इसके बराबर हो जाएगी a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे। तो a बराबर कितने हैं 3q, और b बराबर कितने हैं 2। बस इसमें से इतना ही चेंज हुआ है, यहाँ पे b की वैल्यू 1 थी और यहाँ पे कितनी है 2। तो आप देखिए अपन अब आगे करते हैं। तो a का घन बराबर 3q, यानी कि a का क्यूब, यानी कि 3q का घन प्लस b कितना है 2 का घन प्लस 3 इंटू a कितना है 3q और इंटू b कितना है 2, और कोष्टक में कितना बचा a 3q प्लस b कितना बचा है 2। ये अपन ने सर्वसमीका लगा दी। अब देखिए a का घन बराबर कितना हुआ 27, q का घन प्लस 2 का घन कितना होता है 8, 2 का घन 8 प्लस 9 को 3 से करेंगे 27, और 27 को 2 से करेंगे 27 को 2 से करेंगे 27 क्यों, 9 को 3 से करेंगे, और 3 को 3 से करेंगे 3 को 3 से करेंगे 9 क्यों, और इंटू आया कितना 2, और फिर कोष्टक में कितना बचा हुआ है 3q प्लस 2। तो आप देखिए इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। तो a का घन बराबर कितना है 27, q का घन प्लस 8 प्लस 9 को 2 से करेंगे 18q, और कोष्टक में कितना है 3q प्लस 2। अब देखिए इसको और आगे करते हैं। तो a का घन बराबर 27, q का घन प्लस 8 प्लस 18 को 3 से करेंगे, तो 18 को 3 से करेंगे 54 q, और q और q वापस में गुणा कितना हो जाएगा q का स्क्वायर, और 18 को 2 से करेंगे तो 36, 18 दूने 36 और q करेंगे तो q 36q। ये अपना आंसर आ गया। अब देखिए 27q का घन 54q का स्क्वायर और 36q, इसमें से अपना क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से a का घन बराबर 9 अपन बाहर निकाल लेंगे। तो अंदर यहाँ पे कितना बचेगा 3q का घन। अब देखिए 9 को 3 से करेंगे 27q का घन। देखिए अब 8 को अपन ने लिया ही नहीं, 8 में से 19 नहीं लिया, तो इसको अपन छोड़ देंगे। अब 54 में से 9 बाहर लेंगे तो कितना बचेगा 6q का स्क्वायर। अब देखिए 9 को वापस इससे करेंगे, 9 को 6 से करेंगे 54q का स्क्वायर प्लस अब 36 में कितना आएगा 4 बचेगा, 9 को 4 से करेंगे 36 और ये q, ये अपना आ गया यहाँ से कॉमन 9 आ गया, और प्लस 8 अपना बचा हुआ था तो ये प्लस 8 है। अब देखिए a का घन बराबर 9। अब जो अपना ये पूरा है 3q का घन 6q का स्क्वायर प्लस 4q, इसको अपन m मान लेंगे, और m अपना क्या होगा पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक, तो ये हो जाएगा m पूर्णांक। अब 9 और इसके पूरी के स्थान पे कितना रखेंगे, देखिए 9m, और ये अपना बचा हुआ है 8, 9m प्लस 8। तो ये देखिए इसका अपन ने a बराबर 3q प्लस 2 दोनों तरफ घन किया, a प्लस बी की जो सर्वसमीका होती है वो लगाई,
इसको आगे हल किया और आगे अपने पास जो a का घन है वो 9m + 8 के रूप में प्राप्त हुआ। अतः अपन कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a होता है उसका घन 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। तो ये अपना क्वेश्चन सिद्ध हुआ और यहाँ पे अपनी एक्सर जो प्रश्नावली 1.1 है वो भी समाप्त होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है 5 प्रश्न थे जो अपन ने पूरे कर लिए। आगे की वीडियो में अपन अगला जो प्रश्नावली 1.2 है वो करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती, धन्यवाद।